गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र और स्वायत्त राज्यों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें बंगाल राज्य का अध्ययन हम कर रहे थे। उसमें मीर जाफ़र तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मीर कासिम से पढ़ेंगे। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। उसने नवाबी प्राप्त करने के बाद वेंसीटाट को 5 लाख, हॉलवेल को 2,70,000 व कंपनी के अन्य अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन दिया। मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने व आय बढ़ाने के कई उपाय किए। उसने बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण को बर्खास्त कर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वह बिहार की आय व्यय का ब्यौरा नहीं दे रहा था। मीर कासिम ने गुरगिन खां नामक आर्मेनियन के नियंत्रण में सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया व मुंगेर में तोप निर्माण हेतु कारखाने स्थापित किए। अंग्रेजों द्वारा 1717 ईस्वी के फरमान द्वारा दिए गए दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था, अतः मीर कासिम ने मार्च 1763 ईस्वी में सभी प्रकार के आंतरिक व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया। इससे अंग्रेजों को मिलने वाले लाभ समाप्त हो गए तथा अंग्रेजों व मीर कासिम के बीच संघर्ष हुआ। कंपनी ने जुलाई 1763 ईस्वी में मीर कासिम को बर्खास्त कर मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया। जुलाई 1763 ईस्वी में मीर कासिम को मेजर हडसन ने कारवा नामक स्थान पर पराजित किया। इसके बाद गिरिया व उधौनाला के युद्ध में भी मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित हुआ, अतः मीर कासिम मुंगेर छोड़कर पटना चले गए। 1763 ईस्वी में पटना में हुए हत्याकांड में मीर कासिम ने बहुत से अंग्रेजों को मार दिया। अंग्रेजों को मारने का कार्य मीर कासिम के आदेश पर जर्मन अफसर वाल्टर रहीन हार्डर ने पूरा किया, जो सुमरू के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने अवध में शरण ली। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य संगठन बनाया। वह तीनों की संयुक्त सेना ने 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर, बिहार के आरा जिले में स्थित के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध से पहले ही अवध की सेना के असद खां व रोहतास के सूबेदार साहूमल को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया। बक्सर विजय ने अंग्रेजी सत्ता सर्वोच्च रूप से स्थापित हुई। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था। वह बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी। बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों की भारतीयों पर सैनिक श्रेष्ठता भी सिद्ध होती है, जबकि प्लासी अंग्रेजों की कूटनीति का परिचायक था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। बक्सर के युद्ध से बंगाल, बिहार व उड़ीसा पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। अंग्रेज भारतीयों के एक प्रमुख शक्ति बने। बक्सर के युद्ध से बंगाल, बिहार व उड़ीसा पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। अंग्रेज भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गए। फरवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। अल्प वयस्क नजमुद्दौला मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षण में नवाब बना। मई 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार भारत का गवर्नर बनकर आया। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की पहली संधि की। इसके अनुसार नवाब ने इलाहाबाद व कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिए। द्वितीय युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 2 किश्तों में 50 लाख रुपए दिए। बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को नवाब ने उसकी जागीर लौटा दी। अगस्त 1765 ईस्वी में ही क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की दूसरी संधि की। इसकी शर्तें इस प्रकार थीं। प्रथम, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। द्वितीय, कंपनी ने अवध के नवाब से छीने गए कड़ा व इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को सौंप दिए। तृतीय, शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया। फोर्थ, बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी के बदले कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए सालाना देना स्वीकार किया। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के वैधानिक दीवानी अधिकार मिल गए। इन दीवानी अधिकारों ने इन प्रांतों से प्रशुल्क उद्ग्रहण लगाना, वसूल करने तथा असैनिक या सिविल न्याय की देखभाल करने का अधिकार कंपनी को मिल गया। कंपनी ने 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देकर निज़ाम के अधिकार को खरीद लिया। क्लाइव के बाद वेरिल्स
वे कर्टियर बंगाल के गवर्नर बने। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी। मुगल काल में प्रांतों में दो प्रमुख अधिकारी होते थे, एक सूबेदार और दूसरा था दीवान। सूबेदार का कार्य निजामत अर्थात पुलिस व कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जबकि दीवान का कार्य राजस्व वसूली का था। कंपनी ने 26 लाख रुपए वार्षिक में शाह आलम से दीवानी कार्य व 53 लाख रुपए वार्षिक में बंगाल के नवाब से बंगाल का निजामत का कार्यभार ले लिया। द्वैत शासन के अंतर्गत कंपनी दीवानी व निजामत का कार्य भारतीयों से करवाती थी, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ कंपनी के हाथों में ही होती थी। इस समय कंपनी सीधे कर अधिक संग्रहण का भार नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके पास कर वसूली के लिए मशीनरी व क्षमता नहीं थी, तथा कंपनी प्रत्यक्ष रूप से जनता के संपर्क में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि सारे भारतीय कंपनी के विरोध में आ सकते थे। कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रज़ा खां को, बिहार में राजा शिताब राय को व उड़ीसा में राय दुर्लभ को दीवान नियुक्त किया। मोहम्मद रज़ा खां उपनाजिम का कार्य भी करते थे। इस तरह द्वैत शासन में दो शासक हो गए, कंपनी तथा नवाब। कंपनी के पास अधिकार व शक्तियाँ थीं, किंतु उत्तरदायित्व नहीं थे, जबकि नवाब के पास उत्तरदायित्व तो थे किंतु अधिकार नहीं थे। द्वैत शासन के कारण बंगाल में अराजकता व भ्रष्टाचार की स्थिति हो गई, व्यापार नष्ट हो गया, उद्योग धंधे चौपट हो गए एवं किसान भयानक गरीबी व भुखमरी के शिकार हो गए। द्वैत शासन के समय 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें 1 करोड़ लोग भूख के कारण मारे गए। इस समय कर्टियर बंगाल का गवर्नर था। कॉर्नवालिस ने द्वैत शासन के बारे में इंग्लैंड की संसद को कहा था कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1765 से 84 ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी, विश्वासघाती व लोभी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। के.एम. पन्नीकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के द्वैत शासन को डाकुओं का राज्य कहा। नज़्मुद्दौला 1765 से 70 ईस्वी के बाद मुबारक-उद-दौला 1770 से 1775 ईस्वी बंगाल का अंतिम नवाब बना। क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने व निजी व्यापार को बंद कर दिया। इससे हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए 1765 ईस्वी में व्यापार समिति सोसाइटी फॉर ट्रेड बनाई, जिसे नमक, सुपारी व तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। 1768 ईस्वी में सोसाइटी फॉर ट्रेड को समाप्त कर दिया गया। क्लाइव के समय मुंगेर व इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने दोहरे भत्ते को बंद करने के विरोध में सामूहिक त्यागपत्र की धमकी दी। क्लाइव ने दोहरा भत्ता उन्हीं सैनिकों को दिया जो बंगाल व बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। क्लाइव ने श्वेत विद्रोह को दबा दिया था। धन्यवाद।